हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो नागपुरी लोक साहित्य का लेक्चर 1 है और इसमें हम नागपुरी लोक साहित्य के बारे में जानेंगे या लोक साहित्य के बारे में भी जानेंगे और इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यानी कि वीडियो के अंत में क्विज भी लगाएंगे। और ये नागपुरी लोक साहित्य है, ये लगभग 10 से 12 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि लोक साहित्य। तो लोक साहित्य लोक वार्ता का एक अंग माना जा सकता है। देखिए यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं वो अपने आप में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लोक साहित्य लोक वार्ता का एक अंग माना जा सकता है। यानी कि लोक साहित्य जो है किसका अंग माना जा सकता है, प्रश्न पूछ देगा तो लोक वार्ता का, ऑप्शन में लोक वार्ता रहेगा। वास्तव में लोक साहित्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। तो प्रश्न पूछेगा कि लोक साहित्य किसकी अभिव्यक्ति है, तो लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। उसी तरह से विद्वानों ने लोक साहित्य को अंग्रेजी के फोक लिटरेचर का शाब्दिक अनुवाद माना है। तो विद्वानों ने लोक साहित्य को अंग्रेजी का फोक लिटरेचर का शाब्दिक अनुवाद माना है। अगर प्रश्न पूछ देगा कि लोक साहित्य को किसका अनुवाद माना गया है, केकर अनुवाद मानल जाए है, ऐसे पूछेगा तो फोक लिटरेचर, अंग्रेजी के फोक लिटरेचर का शाब्दिक अनुवाद माना गया है। आगे है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने फोक के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किया है। ये प्रश्न शायद पूछा गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने फोक के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किया है। याद रखिएगा, उनका कथन है कि मैंने गीतों का नामकरण ग्राम गीत शब्द से किया है क्योंकि गीत गांव की संपत्ति है, शहरों में यह तो प्रवासी हैं, जन्मे नहीं है। तो इससे दो तरह के प्रश्न बनेंगे। पहला तो पूछ देगा कि फोक के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किए गए हैं, तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी, या आपको ये लाइन दे देगा कि मैंने गीतों का नामकरण ग्राम गीत शब्द से किया है क्योंकि गीत गाँव की संपत्ति है, शहरों में तो ये प्रवासी है। यानी कि ये शहरों में प्रवासी है, इनका जन्म शहरों में नहीं हुआ है। ई गोइट केकर है क्या, यानी कि ये कथन किसका है, तो ये पंडित राम नरेश त्रिपाठी का कथन है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा याद करना होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा है, टफ है, बाकी आगे जैसे बढ़ते जाइएगा बहुत ही आसान है। इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। डॉक्टर मोतीचंद जी ने ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग किया है। फिर पूछ देगा कि ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग किए गए हैं, तो डॉक्टर मोतीचंद। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग मिलता है, ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ऋग्वेद के अलावा भी और से वेद हैं, उनमें भी जन शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है केवल ऋग्वेद, लेकिन उपनिषद में भी क्या है, जन शब्द का प्रयोग मिलता है। लोक की परिभाषा, लोक की परिभाषा आप देखते हैं, लोक साहित्य में लोक किसे कहते हैं। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है, इसमें भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है। लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप है। देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार लोक हमारे जीवन का क्या है, महासमुद्र है, इसमें भूत भविष्य और वर्तमान सभी कुछ जमा रहता है। लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप है। तो इसमें पूछ देगा, कोई लाइन दे के ये लाइन लिख के पूछ देगा, ई केकर गोय ठेके, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कर। डॉक्टर सत्येंद्र लोक की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। तो डॉक्टर सत्येंद्र लोक की व्याख्या करते हुए क्या लिखते हैं कि लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है। ऐसा अगर कथन लिख देगा और पूछेगा ये केकर गोय ठेके, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर सत्येंद्र का। ये सब थोड़ा सा आपको याद करना होगा। अब देखते हैं लोक साहित्य की परिभाषा। देखिए, मोटा मोटी समझ लीजिए कि लोक साहित्य किसे कहते हैं। तो लोक साहित्य का मतलब ही होता है उस साहित्य से जिसकी रचना लोक करता है, जिसकी रचना संसार करता है, जिसकी रचना लोक करता है। इसके रचनाकार कौन होते हैं, किसी को नहीं मालूम। कभी किसी ने किया होगा रचना, लेकिन किसने किया है ये किसी को नहीं मालूम होता है। और ये लिखित रूप में भी नहीं रहते हैं, ये मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं। जैसे शादी ब्याह में गीत होता है, तो क्या होता है, औरतें जो गीत गाती है तो क्या होता है, वो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी
चला आ रहा है, यानी कि लोक साहित्य बहुत ही प्राचीन साहित्य है, यानी कि यह उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव, यानी कि जब से मानव है तब से लोक साहित्य है, आप यही समझ लीजिए। और लोक साहित्य में जनजीवन का प्रत्येक अवस्था, उसका प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समय, प्रकृति, उसका हंसना गाना रोना, उसका संस्कार, सभी कुछ क्या लोक साहित्य के अंतर्गत सब कुछ ये मिला हुआ रहता है। तो लोक साहित्य का जो क्षेत्र है बहुत ही विस्तार है। आगे देखते हैं कौन क्या कहे हैं, तो कौन विद्वान क्या कहे हैं। तो डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है, लोक साहित्य के अंतर्गत वे समस्त बोली या भाषागत अभिव्यक्ति निवास करती है जिसमें आदि मानव के अवशेष उपलब्ध हो। तो डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोक साहित्य के अंतर्गत वे समस्त बोली या भाषागत अभिव्यक्ति निवास करती है जिसमें आदि मानव के अवशेष उपलब्ध हो। तो ये कथन दे देगा आपको और पूछेगा कि ये किसका कथन है। डॉक्टर सत्येंद्र ने मानस शब्द का प्रयोग Y.M. सोकोलोव की रसन फोकलोर नामक पुस्तक में प्रयुक्त संस्कृति शब्द के स्थान पर किया है। तो प्रश्न ऐसे पूछेगा कि संस्कृति शब्द के स्थान पर मानस शब्द का प्रयोग किसने किया है, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। या पूछेगा कि डॉक्टर सत्येंद्र ने मानस शब्द का प्रयोग किस शब्द के स्थान पर किया है, तो संस्कृति शब्द के स्थान पर किया है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको याद रखना होगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक साहित्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, ऐसा मान लिया जा सकता है कि जो चीज़ें लोकचित से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आंदोलित, चालित और प्रभावित करती है वही लोक साहित्य, लोक शिल्प, लोकनाट्य, लोक कथानक आदि नामों से पुकारी जा सकती है। तो क्या कहना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कि ऐसा मान लिया जा सकता है कि जो चीज़ें लोकचित से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आंदोलित करती है, चालित करती है और उनको प्रभावित करती है वही लोक साहित्य या लोक शिल्प या लोक नाट्य या लोक कथानक आदि नामों से पुकारी या जानी जा सकती है या जानी जाती है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लोक साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा है, वास्तव में लोक साहित्य वो मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो पर आज जिसे सामान्य लोक समूह अपना सकता है। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा है कि वास्तव में लोक साहित्य वे मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, जिसकी रचना किसी व्यक्ति ने किया हो, पर आज उसे सामान्य लोक समूह क्या कर सकता है, अपना सकता है। श्री राहुल सांकृत्यायन की मान्यता है कि लोक साहित्य के पीछे शिष्ट साहित्य की तरह एक लंबी परंपरा है जो शिष्ट साहित्य से कहीं अधिक बड़ी है। शिष्ट साहित्य भी बल्कि लोक साहित्य की ही एक उपज है। तो अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि केकर मानना है, कौन विद्वान कर मानेक है कि शिष्ट साहित्य भी लोक साहित्य कर उपज है के, ऐसा किसका मानना है, इस तरह से प्रश्न पूछ देगा तो श्री राहुल सांकृत्यायन का। अब आगे है, हमारे विचार में लोक साहित्य लोक समूह द्वारा स्वीकृत व्यक्ति की परंपरागत मौखिक कर्म से पाई वह वाणी है जिसमें लोक मानस संग्रहित रहता है। देखिए, जहाँ पर लेखक या विद्वान का नाम नहीं दिया हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा कि चूँकि ये बुक डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी का है, तो यहाँ पर ये जो कथन है ये भुवनेश्वर अनुज जी का बुक है। बहुत से लोग बुक ले लिए हैं लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं कैसे पढ़ें। तो जहाँ पर कोई लेखक का नाम नहीं रहेगा तो आपको समझ जाना है कि ये जो बोल रहे हैं ये भुवनेश्वर अनुज जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमारे विचार से लोक साहित्य लोक समूह द्वारा स्वीकृत व्यक्ति की परंपरागत मौखिक कर्म से पाई वह वाणी है जिसमें लोकमानस संग्रहित रहता है। तो ये लाइन आपको दे देगा और लेखक का नाम पूछेगा। आदि मानव के मस्तिष्क की सीधी तथा सच्ची अभिव्यक्ति ही लोकवार्ता तथा लोक साहित्य है। तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का क्या कहना है कि आदि मानव के मनुष्य मस्तिष्क की यानी कि दिमाग की सीधी तथा सच्ची अभिव्यक्ति जो है क्या है, लोकवार्ता तथा लोक साहित्य है। आगे है लोक साहित्य का क्षेत्र। इससे भी प्रश्न पूछा गया है जेएसएससी में। लोक साहित्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है। यही प्रश्न पूछा गया है जेएसएससी में कि लोक साहित्य का क्षेत्र कैसा है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। हम प्रश्न भी कराएंगे आपको लास्ट में। तो लोक साहित्य का क्षेत्र कैसा है, बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है। याद रखिएगा, जन साधारण का रोना गाना हंसना खेलना कूदना नाचना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो लोक साहित्य के अंतर्गत जन साधारण का लोगों का रोना गाना हंसना खेलना कूदना नाचना ये सभी क्या है, लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। पुत्र जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कारों के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत साहित्य की मूल्यवान धरोहर हैं। ये सब
क्या है, लोक साहित्य के अंतर्गत आता है कि मृत्यु से जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार होते हैं और उनके अवसरों पर जो भी गीत गाए जाते हैं या जो भी उनके अवसर पर गीत गाए जाते हैं वो सब क्या है, वो सभी लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसका क्षेत्र कैसा हो गया, बहुत ही विस्तृत हो गया, बहुत ही फैला हुआ है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने लोक साहित्य को ग्राम साहित्य माना है और इसे ही स्वीकार करने का आग्रह भी किया गया है। तो ये प्रश्न भी जेएसएससी में पूछा है और पूछा जा सकता है कि कौन विद्वान लोक साहित्य के ग्राम साहित्य माइन है, कौन माने हैं, तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने लोक साहित्य को ग्राम साहित्य माना है और इसे ही स्वीकार करने का आग्रह भी किया है। और वास्तव में लोक साहित्य जनसाधारण का साहित्य है और यह लोक कल्याण के लिए लिखा जाता है। क्या है, वास्तव में जो लोक साहित्य है जनसाधारण का साहित्य है, आम लोगों का साहित्य है, सबका साहित्य है, ये पूरे समाज का साहित्य है और यह लोक कल्याण के लिए लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है। अब लोक साहित्य के भेद देखेंगे। लोक साहित्य के भेद, तो डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य के दो मुख्य भेद बताए हैं, लोक वार्ता साहित्य और दूसरा है वाणी विलास इतर लोक साहित्य। प्रश्न कैसे पूछेगा कि डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य के कितने भेद बताए हैं, कितने भेद बताए हैं, तो कितना भेद बताए हैं, तो दो भेद बताए हैं, लोक वार्ता साहित्य और वाणी विलास इतर लोक साहित्य। नागपुरी लोक साहित्य का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कोई लेखक का नाम नहीं है, तो आप समझ जाइए कि ये विभाजन किसने किया है, ये विभाजन डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने किया है। तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के अनुसार लोक साहित्य का विभाजन किस प्रकार किया जा सकता है, तो इस प्रकार से किया जा सकता है, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक कहानियाँ, पहेलियाँ, मुहावरे, कहावतें और मंत्र। इस तरह से डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी ने लोक साहित्य का विभाजन किया है। तो हम मंत्र से टेस्ट सीरीज में एक प्रश्न दिए थे तो लोग बोल रहे थे कि सर मंत्र पढ़ना है कि नहीं। तो देखिए ये सारे चीज़ें हैं लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, मंत्र भी उसी के अंतर्गत आता है। इसलिए देखिएगा आप जेएसएससी में मंत्र से भी एक दो प्रश्न पूछ देता है। तो बहुत छोटा सा एक लेक्चर मंत्र में भी करेंगे। और तो आप याद रखिएगा, तो ये 8 हैं, ये भी आप याद रखिएगा कि इसमें से क्या प्रश्न पूछ देता है। 2-3 प्रश्न इससे पूछा गया है जेएसएससी में कि इनमें से कौन लोक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, जिसमें कि लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा दे देगा और चौथा में उपन्यास दे देगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपन्यास। वो शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आता है। उपन्यास हो गया, कविता हो गया, कहानी हो गया, वो शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आता है। तो इसी में से कोई दे देगा। फिर पूछेगा इकर में से कौन लोक साहित्य के अंतर्गत आवेला, तो लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, देवल सौभ्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देवल सौभ्य। तो इस तरह से प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिएगा। आगे नागपुरी साहित्य की 2 निश्चित धाराएं हैं। देखिए कोई भी साहित्य हो उसकी 2 धाराएं होती है, एक लोक साहित्य है और एक शिष्ट साहित्य है। तो नागपुरी की भी 2 निश्चित धाराएं हैं, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। तो दोनों में अंतर क्या है, सीधा सीधी समझ लीजिए। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में आप समझ गए होंगे कि साधारणतः मौखिक परंपरा से प्राप्त और दीर्घकाल तक स्मृति के बल पर चले आते हुए गीत और कथानक लोक साहित्य कहे जाते हैं। क्या है, साधारणतः लोक साहित्य क्या है, एक मौखिक रूप में उपलब्ध है। याद रखिएगा, लोक साहित्य जो है मौखिक रूप में उपलब्ध है और क्या है, और ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, चलते आ रहा है। याद रखिएगा कि यह मौखिक रूप में उपलब्ध है और इसके कोई रचनाकार नहीं होते हैं। वहीं शिष्ट साहित्य की अगर हम बात करें तो ये लिखित रूप में उपलब्ध है शिष्ट साहित्य, और इसके रचनाकार भी होते हैं। तो दोनों में मुख्य अंतर यही है कि लोक साहित्य क्या है, मौखिक रूप में उपलब्ध है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, और इसके रचनाकार भी ज्ञात नहीं है कि इसकी रचना कौन की है, जबकि शिष्ट साहित्य के रचनाकार होते हैं और ये लिखित रूप में भी उपलब्ध है। तो साधारणतः मौखिक परंपरा से प्राप्त और दीर्घकाल तक स्मृति के बल पर चले आते हुए गीत और कथानक क्या है, लोक साहित्य कहे जाते हैं। लोक साहित्य अलिखित परंपरा प्राप्त साहित्य है। मैंने अभी बताया कि यह अलिखित है, ये लिखित नहीं है। तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि लोक साहित्य कैसा है, लिखित अलिखित ऑप्शन में रहेगा। तो क्या हो जाएगा, अलिखित। लोक साहित्य अलिखित है। वहीं शिष्ट साहित्य के अंतर्गत हस्तलिखित, मुद्रित तथा रेडियो द्वारा प्रसारित रचनाएं आती है। तो शिष्ट साहित्य के अंतर्गत हाथ से लिखा गया, छापा गया या रेडियो के द्वारा प्रसारित किया गया जो भी रचना है वो शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आता है। यानी कि जो भी रचना है जैसे कि कविता, कहानी, उपन्यास, ये सब शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो दोनों में मिला देगा। मैंने अभी बताया था कि किस तरह से प्रश्न पूछेगा।
तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि आप लोग अभी तक टेस्ट सीरीज या PDF ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी PDF ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको ये सारा PDF हम दे देते हैं, तो उनको बहुत ही आसानी हो जाता है। और टेस्ट सीरीज से भी जुड़िए, बहुत ही प्राइस भी बहुत कम रखे हैं, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, हो सकता है आपको पसंद नहीं आ रहा है, जो भी है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो लोक साहित्य कहल जाएला, देखिए यह झारखंड दरोगा परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लोक साहित्य किसे कहा जाता है? मैंने अभी बताया, आपको पढ़ाया है, मौखिक परंपरा और दीर्घकाल से चलते आवे के। क्या होगा? मौखिक परंपरा और दीर्घकाल से चलते आवे को क्या कहा जाता है? लोक साहित्य कहा जाता है। लिखित तो है नहीं, आधुनिक भी है नहीं, ये तो बहुत ही प्राचीन है, जब से मनुष्य है तब से ये लोक साहित्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मौखिक परंपरा और दीर्घकाल से चलते आवे के। तो देखा, आप देख लिए कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। लोक साहित्य कर भाग नहीं है के, इसे भी मैंने बताया। तो लोकगीत भी है, लोक कथा भी है, बुझवैल भी है, तो कौन नहीं हो जाएगा? उपन्यास। ये शिष्ट साहित्य का उदाहरण है। तो सही आंसर क्या होगा? लोक साहित्य कर भाग नहीं है के, तो उपन्यास। अगला प्रश्न देखेंगे, लोक साहित्य कर आधार मानल जाएला। तो लोक साहित्य का आधार जो है किसको माना जाता है? तो ये धर्म को माना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्म को। लोक साहित्य में मुख्य रूप से वर्णन रहेला। तो लोक साहित्य में आधुनिकता का तो नहीं हो सकता है, नया नया खोज का भी नहीं होगा, तो क्या होगा? लोक, मैंने पढ़ाया है कि परंपरा का। तो सही आंसर क्या होगा? लोक साहित्य में परंपरा का वर्णन रहता है। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य का क्षेत्र कैसन है? तो लोक साहित्य का क्षेत्र कैसा है? ये प्रश्न भी JSSC में पूछा गया है, मैंने पढ़ाया अभी। तो फैलल है, फैला हुआ है, विस्तृत है। सही आंसर होगा फैलल, कहते हैं फैला हुआ, विस्तृत को नागपुरी में। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य में मानल जाएला। तो लोक साहित्य में क्या माना जाता है? धर्म बदले, ऐसा तो लोक साहित्य नहीं सिखाएगा। धर्म बिगड़ा कि ये भी नहीं बताएगा। धर्म प्रचार के लिए ये भी नहीं करेगा लोक साहित्य। तो लोक साहित्य क्या करेगा? धर्म में आपका विश्वास जगाता है। आप लोक कथा पढ़े होंगे, नागपुरी लोक कथा, तो आप प्रत्येक कथा में ये पाते होंगे कि कथा से आपको ये पता चलता है कि आपको धर्म में वो विश्वास को बढ़ाता है। इकर में कौन शिष्ट साहित्य नहीं लागे? देखिए ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शिष्ट साहित्य कौन नहीं होगा इसमें? उपन्यास, कहानी, कविता, ये सभी शिष्ट साहित्य के उदाहरण है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकगीत। अगला प्रश्न है, शिष्ट साहित्य का उदाहरण है के? तो शिष्ट साहित्य का उदाहरण कौन सा है? ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कविता, कहानी, नाटक, ये सभी क्या है? शिष्ट साहित्य के उदाहरण है। नागपुरी लोक साहित्य केकर शोधात्मक किताब है के? आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। जो बुक हम पढ़ा रहे हैं वही है, कौन है? डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कौन साहित्य के जीवन कर वेद कहल जाएगा? तो किस साहित्य को जीवन का वेद कहा जाएगा? तो लोक साहित्य को। सही आंसर होगा लोक साहित्य के। साहित्य को साहित्य लिखता है नागपुरी में। जीवन कर खेत से कौन तरह का साहित्य उपजेला? तो जीवन का खेत से किस तरह का साहित्य उपजता है? ये उपजता है लोक साहित्य। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। लोक साहित्य केकर संपत्ति है के? तो लोक साहित्य किसका संपत्ति है? तो लोक साहित्य पूरे समाज का संपत्ति है। मैंने पढ़ाया था आपको और ये प्रश्न पूछा भी गया है JSSC में। तो लोक साहित्य पूरे समाज का संपत्ति है, ये किसी खास आदमी का, सरकार का संपत्ति नहीं है। नागपुरी लोक जीवन का मुख्य उद्देश्य है के? तो नागपुरी लोक जीवन का मुख्य यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उल्लास कर अनुभूति, यानी कि खुशी का अनुभूति कराना ही क्या है? नागपुरी लोक जीवन का उद्देश्य है। लोक मानस कर सामाजिक सामूहिक भावना कर पता चलेला। तो लोक मानस का सामाजिक और सामूहिक भावना का पता किससे चलता है? तो लोक साहित्य से। सही आंसर क्या होगा? लोक साहित्य से। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कह रहे हैं कि PDF ग्रुप से जुड़ जाइए। लोक साहित्य है के? तो लोक साहित्य कौन सा है?
तो लोक साहित्य के अंतर्गत लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा मैंने अभी बताया आपको। तो सही आंसर क्या होगा? देवल सौभे। लोक साहित्य के समान लोक समूह अपनाए सकेला ई केकर गोइठ के। तो लोक साहित्य को समान लोक समूह अपना सकता है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का। सही आंसर होगा डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का। अगला प्रश्न है डॉक्टर सत्येंद्र लोक साहित्य के कई भाग में बांटे हैं? तो डॉक्टर सत्येंद्र लोक साहित्य को कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। लोक साहित्य के कौन ग्राम साहित्य माइन है? राजस्व कर्मचारी परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने अभी बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लोक साहित्य को कौन ग्राम साहित्य माने हैं? तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग के कर रहे हैं? तो ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग कौन किए हैं? तो ये किए हैं डॉक्टर मोतीचंद। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फोक शब्द के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग के कर रहे हैं? तो फोक शब्द के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग कौन किए हैं? तो ये किए हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है, इसमें भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है। ई कथन या ई गोइठ केकर है के? कथन रहेगा या गोइठ लिखा हुआ रहेगा? तो ये किसका है? तो ये है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वासुदेव शरण। नागपुरी साहित्य का कैठो निश्चित धारा है? तो नागपुरी साहित्य का 2 निश्चित धारा है। कौन कौन सा है? लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। सही आंसर क्या है? 2 ठो। लोक शब्द का प्रयोग होए है? तो लोक शब्द का प्रयोग हुआ है, ये पंचायत सचिव परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो देखिए मैंने अभी बताया आपको कि ऋग्वेद, इसके अलावा उपनिषद में भी हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा? लोक शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो दियो। सही आंसर होगा इसका दियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो कंटिन्यू करना है कि नहीं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो लोग PDF ग्रुप में और टेस्ट सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, ताकि आपको ये सारा PDF और जो भी इम्पोर्टेंट PDF होगा, क्योंकि आप हर बुक आप नहीं खरीद सकते, मार्केट में रोज़ 1-2 बुक आ रहा है। तो जो भी महत्वपूर्ण होगा उसका हम आपको PDF दे देंगे। जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ होगा, वो हम आपको उस ग्रुप में देते जाएंगे, क्योंकि हर बुक खरीद पाना पॉसिबल नहीं है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।